नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का 31वां भाग। तो आइए सुने। कहीं से बड़ा जोरदार नाम उड़ाया है, वे चलते रहे। चुरैया ने कहा, आज इधर कैसे भूल पड़े रूपन बाबू? क्या इधर से निकलना मना है? पंचायत का चुनाव तो हो गया, अब कौन सा चुनाव होगा भैया? रूपन बाबू कुछ सेकंड तक चुरैया की हिम्मत देखकर अचकचाए से खड़े रहे। उसके बाद दिन में पहली बार हंसे। साले गंजा पंझाड़ रहे हो। वे एक गली से निकले। उसकी विशेषता यह थी कि किसी बहुधंधी योजना के रूप में न बनवाए जाने पर वह अपने आप हमारी बहुधंधी योजनाओं का अंग हो गई थी। वह गली थी, साथ ही नावदान का पानी हजारों धाराओं से बहने वाली नाली थी। नाली में बहने वाली गंदगी को सड़ाकर खाद्य का रूप देने वाला डिपो थी। इस सबके साथ आसपास गांव सभा का लैंप न होने के कारण वह अंधेरे में प्रेमातुर जोड़ों के लिए सामुदायिक मिलन केंद्र का काम देती थी। संक्षेप में महज होने भर से ग्राम सुधार की वह एक अच्छी खासी योजना थी। रूपन बाबू बिना नाक सिकोड़े गली के दूसरे छोर पर निकल आए। उसके बाद ही एक मैदान, फिर तहसील और थाने की इमारत दिखाई देती थी। उनसे कुछ ही आगे छंगामल विद्यालय, इंटर कॉलेज के छप्पर दिखाई देते थे, जिन्हें वैद्य जी सिद्धांतवश या शांति निकेतन का नाम सुनकर हटने नहीं देना चाहते थे। गली के मोड़ पर एक आदमी एक बुढ़िया से मुर्गा खरीद रहा था। बुढ़िया कह रही थी, हमने पठान बाबा की कब्र पर मानता मानी थी, ये मुर्गा तो हम उन्हीं के लिए पाल रहे हैं। मुर्गा खरीदने वाला सचमुच ही मुर्गे के लिए बड़ा आतुर हो रहा और सब तरह की आफतों को झेलने के लिए तैयार था। उसने बुढ़िया को समझाना शुरू किया कि पठान बाबा को तो सिर्फ मुर्गे से मतलब, चाहे वह मुर्गा हो चाहे यह मुर्गा हो। उसने ये भी समझाया कि मुर्गा बेचने के दो तरीके हैं, एक सीधा तरीका और एक लात खाने वाला तरीका। उसने बुढ़िया को बड़ी भलमनसाहत से ये छूट दे दी कि जिस तरीके से चाहो उसी से मुर्गा बेच सकती हो। उसने यह भी कहा कि हम मुर्गा खरीदेंगे नहीं, उसकी कुछ कीमत भी देंगे। रूपन बाबू ने चलते चलते उस आदमी को टोक कर कहा, कोई हाकिम आने वाला है क्या? उस आदमी ने जवाब में किसी को 10-20 गालियाँ सुनाई और उसी में ये आत्मकथा भी डाल दी कि वह सवेरे से मुर्गा ढूंढ रहा है। ये भूगोल भी डाला कि शिवपालगंज बिल्कुल फटीचर जगह है। सब लोग बोलते हैं तो लगता है कि चारों तरफ मुर्गे ही मुर्गे हैं, पर खरीदने चलो तो सब दरबे में घुस जाते हैं। रूपन बाबू ने इसका मतलब निकाला कि शहर से उसका हाकिम आने वाला है। चलते चलते वे धीरे से बोले, मुर्गे का तो ठीक हो जाएगा, पर उसका क्या होगा? किसका? रूपन बाबू ने एक इशारा किया, पर उस आदमी के लिए ये बिल्कुल अमूर्त कला थी। वह समझने को तैयार नहीं हुआ। गर्दन टेढ़ी करके उसने दोबारा पूछा, किसका? रूपन बाबू बोले, रमचन्ना की लड़की तो ससुराल चली गई, अब क्या करोगे? राम राम, आप भी कैसी बातें करते हैं पंडित जी? उस आदमी ने रूपन बाबू को झिड़क दिया। थाने के बाहर कान पर जनेऊ चढ़ाए हुए, बनियान और अंडरवियर पहने हुए तंदुरुस्त सिपाही, पेड़ों के नीचे कुत्तों की तरह पड़े हुए चौकीदार, टूटे कुल्हों, गंदे भिनभिनाते हुए पत्तों और धुआं निकालने वाली ढिबरियों से संपन्न मिठाई और चाय की दुकानें, चीकट लगी हुई तिपाहियां, सड़क पर घरघराते हुए नशेबाज ड्राइवरों के हाथों चलने वाले हत्याभिलाषी ट्रकों के कारवां, साइकिल के कैरियर पर घास लादे जैसे कागजात लादे मामूली साइकिल के कैरियर पर घास जैसे कागजात लादे हुए वसूली के जमीन तहसीलदार का वद कलाम अर्दली, शराब पीकर नाई की दुकान पर बिना मतलब झगड़ने वाला पंडित रामधर का बेलगाम बेटा, जिसे सप्ताह में 7 बार स्थानीय पोस्टमैन उससे भी ज़्यादा शराब पीकर जूतों से पीटता है। कॉलेज की तरफ से आते हुए दूसरे की कमर में हाथ डालकर चलते हुए कोई कोरस जैसा गाते विद्यार्थी, सड़क पर रंगनाथ और प्रिंसिपल साहब आते हुए मिल गए। प्रिंसिपल ने कहा, खन्ना मास्टर का नया करिश्मा देखा तुमने रूपन बाबू? रूपन बाबू ने जवाब दिया, मैं खन्ना मास्टर के खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहता। सुनाना हो तो जाकर पिताजी को सुनाइए। प्रिंसिपल के कुछ बोलने के पहले ही उन्होंने रंगनाथ से कहा, चलोगे दादा? शनिचरा अपनी जीत की खुशी में भट्टी पर लोगों को फिर से छनवा रहा है।
फोकट का सिनेमा देखना हो तो चलो, उधर से ही निकला जाए। प्रिंसिपल को फटकार देने के बाद रुपन बाबू की तबीयत हल्की हो गई। रंगनाथ ने कहा, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है, जाइए, मैं तो सिनेमा देखने जा रहा हूँ। वैद्य जी की बैठक में लगभग 100 गज की दूरी पर एक छोटा सा मैदान था, जिसमें कुछ एक नीम के पेड़ थे, जिनके ऊपर सैकड़ों तोते टें किया करते थे जिनके नीचे सैकड़ों कुत्ते भाग दौड़ का खेल खेलते थे। अभी कुछ दिन हुए प्राइमरी स्कूल के एक उत्साही अध्यापक ने वहां कुछ लड़कों को इकट्ठा करके कवायद करना और कबड्डी खिलाना शुरू किया। वैद्य जी का ख्याल था कि इसके पीछे राजनीति है, पर चूंकि ये अध्यापक रामाधीन भीकम खेड़वी के गुट का था, इसीलिए वैद्य जी ने अपना ख्याल अपनी बैठक में प्रकट करके बात नहीं समाप्त कर दी। वहीं सप्ताह में एक बार स्थानीय बाजार लगता था, जिसमें साग सब्जी बिकने आ जाती थी और कभी कभी अचंभे के बच्चे जैसा गेहूं का एक दुर्लभ बोरा भी फुटकर बिकता हुआ दिखाई पड़ जाता था। प्रधान बन जाने के बाद सनीचर ने उस मैदान में एक कोने पर लकड़ी का एक केबिन खड़ा किया और वहां परचून की एक दुकान खोल दी। ये काम प्रधान बनने के पहले क्यों नहीं कर सका, इसके बारे में उसे कुछ नहीं कहना था। होली के 15 दिन पहले वह दुकान खुली और उसने बद्री पहलवान की खुशामद करके उद्घाटन कराया। उद्घाटन का समारोह सादा पर शानदार था। छोटे पहलवान अपने 2-1 साथियों के साथ दुकान खुलने के समय मौके पर जाकर लकड़ी की एक टूटी फूटी बेंच पर बैठ गए। छोटे ने दुकान से गुड़ का एक ढेला उठा लिया, अपने साथियों में उसे बांटकर खाना शुरू कर दिया। बद्री पहलवान चुपचाप जनता के आने का इंतजार करते रहे। जब जनता के नाम पर 10-5 निकम्मे लोग वहां टहलते टहलते आ गए, तो बद्री पहलवान ने एक संक्षिप्त पर सारगर्भित भाषण दिया कि सनीचर का अब दिन रात निठल्ले बैठे रहना ठीक बात नहीं है। दुकान खुल गई है, सीधी राह चलेंगे तो कुछ दिन में आदमी हो जाएंगे। सनीचर ने अपने हिसाब से दुकान को काफ़ी सजा वजा दिया था। लकड़ी की दीवार के एक ओर किसी कमर कस लड्डू का विज्ञापन था, दूसरी ओर एक बड़ा भारी पोस्टर अधिक अन्न उपजाऊ वाला लगा था, जिसका जिक्र पहले ही किया जा चुका है। बाकी जगह में किसी बुढ़िया द्वारा आविष्कृत काजल का और दाद, खांसी, दमा आदि की दवाओं और एक खास किस्म की बैटरी और वनस्पति घी आदि का विज्ञापन था। जिन चीज़ों का विज्ञापन लगा था वे प्रायः दुकान पर थीं। दुकान पर ज़्यादातर वही चीज़ें थीं जिनका विज्ञापन न था। दुकान पर पान बीड़ी से लेकर आटा, दाल, चावल, गरम मसाला आदि सब कुछ था जो खुलेआम खरीदा और खाया जाता है। ये तो राजनीति का वह पहलू था जो मैनिफेस्टो में लिखा जाता है। इसके बाद वह पहलू आता जो पार्टी की बैठकों में गुप्त मंत्रणा के रूप में प्रकट होता है और जो सिर्फ विश्वस्त सूत्रों को ही मालूम हो पाता है। उसके भीतर वे चीज़ें आती थीं जो खुलेआम खरीदी तो नहीं जाती पर खाई जा सकती हैं। इस कोटि के माल में बहुत सी अंग्रेजी दवाइयाँ थीं जिनका उद्गम स्थानीय अस्पताल के स्टोर में था। इन्हीं में पाउडर वाले अमरीकी दूध के डिब्बे थे जिनका उद्गम स्थान प्राइमरी स्कूल में था। इस तरह के पदार्थों में कुछ वे पदार्थ आते थे जो सिर्फ छिपाकर खरीदे जा सकते थे और छिपकर ही इस्तेमाल हो सकते थे। इन्हें गांजा, भंग और चरस थी। अफीम के बारे में सनीचर ने कोई ऐसी उत्सुकता नहीं दिखाई थी, क्योंकि गांव में अफीम का छिपा कारोबार करने का एकाधिकार रामाधीन भीकम खेड़वी को ही था। होली आते आते सनीचर की दुकान को सरकारी मान्यता मिल गई और वहां शक्कर बिकने लगी थी, जिसके बारे में यह मशहूर था कि वह परमिट पर मिलती है, पर यह मशहूर नहीं था कि वह परमिट कहाँ से मिलता है। होली के दिन ही यहाँ कच्ची शराब भी बिकने लगी, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें पानी नहीं मिला होता था, जबकि सरकारी लाइसेंस वाली दुकान की शराब में ये विशेषता नहीं थी। दुकान के इस टुकड़े का उद्घाटन जोगनाथ ने किया था। शाम को अंधेरा घिरते ही दुकान के आगे
बड़ी बेंच पर एक छोटी सी शीशी हाथ में उछालते हुए उसने भी एक संक्षिप्त भाषण दिया था। बाहर है सनीचर, बर्फस दुर्फुम की कर्फ सर है। प्रधान ने इस पर यह व्यवस्था दी थी कि जो लेना हो चुपचाप ले लो, जाकर अपने दरबे में घुस जाओ। दुकान लकड़ी के एक बड़े तख्त पर थी और उसके अंदर सिर्फ सनीचर के ही बैठने की जगह थी। फिर भी हैसियत बढ़ाने के लिए ऊपर लिख दिया गया था, अंदर मत आओ। यह इबारत स्थानीय पोस्ट ऑफिस के दरवाजे पर लटके हुए साइन बोर्ड से उधार ली गई थी। किसी लड़के ने सिपालगंज में ऐसी अमौलिक बात की हो, इसके विरोध में एक संशोधन कर दिया गया। संशोधन केवल औपचारिक था। अंदर मत आओ के मत को उसने मूत बना दिया। इस दुकान को अपने अपने ढंग से सभी के आशीर्वाद मिल चुके थे। बद्री, छोटे, वैद्य जी, प्रिंसिपल साहब सभी आकर उसे आशीर्वाद दे चुके थे। प्रिंसिपल तो एक सुझाव भी दे गए थे कि कुछ जगह निकल आए तो कॉपी किताबें, कागज, पेंसिल भी बेचना शुरू कर दो। कोऑपरेटिव का नया सुपरवाइजर ये बता गया था कि दुकान की इमारत ठीक से बन जाए तो इसे कोऑपरेटिव स्टोर समझकर चलाया जा सकेगा। सनीचर ने जवाब में कहा था, तुम अभी से इसे कोऑपरेटिव स्टोर क्यों नहीं मान लेते? कोऑपरेटिव की लाखों रुपए की इमारतें बनती हैं। इसी मोहल्ले में कोऑपरेटिव स्टोर की इमारत भी बनवा देना और इसी मोहल्ले में कोऑपरेटिव स्टोर की इमारत भी बनवा देना। सुपरवाइजर ने जवाब दिया, स्टोर की इमारत भी क्या, 4 दीवारें उठाकर ऊपर से छत डाल दो, इमारत हो गई। कहो तो कल बन जाए। पर वैद्य जी कह रहे थे तुम पंचायत घर बनवा रहे हो, उसी में स्टोर भी निकल आएगा। सनीचर ने प्रधान के रोब में भुनभुनाना शुरू कर दिया। वैद्य महाराज का यही काम गड़बड़ है। किसी को तो कह नहीं पाते। मुझसे ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल साहब ने कह रखा है कि पंचायत घर कॉलेज के पास बन जाएगा और ज़रूरत हुई तो 2-1 दर्जे उसी में बैठ जाएंगे। बद्री पहलवान से कहा कि सनीचरा के वहीं बैठने लेटने का इंतजाम कर दो, तो दिन रात पंचायत का ही काम देखेगा। अब तुम ही कहो, पंचायत घर की इमारत न हुई, कार्तिक की कुतिया हो गई। पहले से ही 1000 लोग उसे घेरने को बैठे हैं। बाजार नहीं लगा और भिखमंगे पहले ही आकर बैठ गए। सुपरवाइजर ने कहा, तो वैद्य जी से ही बात कर लो या मैं ही किए लेता हूँ। बात करने से क्या होगा? उनकी हर बात हमारे लिए हुक्म है। दुकान को लेकर किसी को विरोध हुआ तो रंगनाथ को। उद्घाटन के दूसरे दिन ही उसने सनीचर को दुकान पर बैठे देखकर कहा, अच्छा नहीं लगता। देखे जाओ रंगनाथ बाबू, कुछ दिन में अच्छा लगने लगेगा। पहले राजा महाराजा तथा तालुकेदार का जमाना था, अब देखना दुकानदारी का बोलबाला होगा। इस वक्त भी है। अर्थशास्त्र की इस बहस में बिना पढ़े हुए रंगनाथ ने कहा, मैं तो शहर में जैसा चलन है उसकी बात कर रहा हूँ। तुम यहाँ सिपालगंज में पड़े पड़े अपने को बड़ा चंट समझते हो, पर हमारे यहाँ तुम्हारे भी चचा रहते हैं। जानते हो, वहाँ का चलन है कि जिसके हाथ में ओहदा हो वह खुद व्यापार नहीं करता। व्यापार करने के लिए भाई भतीजों को लगाने का चलन है। वे मुंह लटकाकर व्यापार करते रहते हैं, राजनीति के चक्कर में अपना समय खराब नहीं करते। जिनके हाथ में ओहदा है वह उनसे अलग रहकर चुपचाप अपना ओहदा संभाले रहता है। चाहे चुंगी का चुनाव हो, चाहे असेंबली का, हर एक के बाद चुनाव की लड़ाई से थके थकाए भाई भतीजे बेचारे एक कोने में बैठकर इसी तरह चुपचाप व्यापार करने लगते हैं। तब भी इन बेचारों के दुश्मन निकल आते हैं। कोई कहता है कि ओहदे वाले ने उस फर्म को इतना ठेका दिला दिया और अपने भतीजे का इतना फायदा करा डाला। तुम अखबार पढ़ो तो देखोगे, इस तरह की बातों से कागज गधा उठता है तथा ओहदे वाला अकड़ कर कहता है कि हम क्या जाने, हमसे क्या मतलब, किसी ने किसी के हाथ कुछ किया होगा, हम तो चुपचाप देश सेवा कर रहे हैं। तुम लोगों को किसी के खिलाफ कुछ करना हो तो कुछ मन में आए तो वह भी कर डालो, हमें क्यों छोड़ते हो? ओहदेदार की तरफ से दूसरी बातें कहने वाले भी कई लोग निकल आते हैं। कोई पुचकार कर कहता, कहाँ जाएं बेचारे भाई भतीजे, अगर उनका कोई भाई भतीजा ओहदेदार है तो क्या वे भूखों मर जाएं? किस कानून में लिखा है कि वे बेचारे कारोबार तक न करें?
कुछ लोग जरा और जड़ तक पहुंच जाते। वे कहते, तुम इसे भ्रष्टाचार कहते हो, तुम इसे भ्रष्टाचार कहते हो, इसकी जांच करना चाहते हो, करा लो, पर पहले ये तय कर लो कि भ्रष्टाचार किसे कहते हैं। आओ हम ये सब बातें भूलकर पहले भ्रष्टाचार की परिभाषा करना शुरू कर दें, तभी ये शिकायतें बंद होगी। सनीचर ने कहा, बड़े साले मस्खरे हैं, सरासर बेईमानी करे और पकड़ा जाए तो कहे कि बताओ बेईमानी क्या चीज़ है। कम से कम गजहों में तो ऐसी बात कोई नहीं कहेगा। रंगनाथ ने कहा, अखबारों में जो पढ़ता हूँ वही बता रहा हूँ, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि दुकान के झमेले में खुद न पड़ो, किसी भतीजे को बैठा दो, उसी को दुकान चलाने दो, मौके पर कहने को रहे कि हमसे क्या मतलब। सनीचर कुछ देर सोचता रहा, बोला, मेरे कोई भाई भतीजा नहीं, मेरे तो जो कुछ हैं आप लोग हैं। तब तुम्हें प्रधान बनने की क्या ज़रूरत पड़ गई, अपना पेट तो ऐसे ही पाल लेते थे, प्रधान कौन साला बनता है। सनीचर ने जोर से रंगनाथ की बात काटी, हम तो वैद्य जी को ही प्रधान मानते हैं, समझ लो ये दुकान उन्हीं की है, बैठ मैं रहा हूँ, समझ लो मैं उनका सिकमी हूँ। आखिरी बात कही बड़ी भक्ति के साथ। रंगनाथ को विश्वास हो गया कि ये सच है, कि ये हमारी परंपरा है। रामचंद्र की खड़ाऊ पूछकर भरत ने उनके नाम से 14 साल हुकूमत चलाई थी। उसने कहा, शहर में सिकमी के बाद दर सिकमी का भी चलन होने लगा। आराम से रहना चाहते हो तो कोई दर सिकमी ढूंढ लो। चारों ओर लड़के ही लड़के फैले हैं, उनके हमारे नाक में दम है, सोना हराम है। यहीं अपने गांव में देखो, उधर मैदान में कितने लड़के धूल में पड़े हुए ची ची कर रहे हैं, इतनी धूल उड़ा रहे हैं जैसे ज़मीन को ही ख़त्म कर देंगे। सब निहायत गंदे हैं, सबकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी हैं, ट्रेकोमा है, सभी की पसलियां खाल से बाहर निकल आ रही हैं। बढ़ने के नाम पर सिर्फ पेट भर बढ़ा है, जिगर खराब है, सभी चिचियाकर बोलते हैं। आवाज़ सुनते ही झापड़ रसीद कर देने का मन होता है। शहर में जाओ तो और भी गड़बड़, कहीं सैकड़ों अंधे ही अंधे घूम रहे, कहीं गूंगे ही गूंगे। एक पुल के ऊपर सड़क के किनारे ऐसे लड़के पड़े पाए जाते हैं जिनके हाथ पांव 2-2 अंगुल के हैं, न जाने कितने कोढ़ी हैं। आप खुद सोचे प्रधान जी, कोई भी देश इतने लड़कों को शिक्षा दे सकता है, उन्हें तंदुरुस्त रख सकता है, उन्हें आदमी बना सकता है। इन्हें ठीक तौर से कब तक रखा जाए, कहाँ तक इनका भला किया जाए। इतने दिन तो किया गया, आप समझते क्या हैं, कुछ कम किया गया, बहुत बहुत किया गया, पर फिर बात वहीं की वहीं है। चारों ओर लड़के ही लड़के हैं, कोई क्या कर सकता। इनके कारण कोई योजना नहीं चल पाती, हर स्कीम असफल हो जाती है। 1 करोड़ की स्कीम बनाओ तो उसे बैठाल देने के लिए अपने साल तक 1.5 करोड़ की फौज खड़ी हो जाती है। तो क्या किया जाए, किया ये जाए कि सोता ही बंद कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी। लड़कों बच्चों का झंझट ही मिटा डालो। लड़के पैदा भी करना हो तो जितना ज़रूरत हो उतने पैदा करो। लड़कों की रोकथाम के लिए कई तरकीबें निकली हैं। एक 24-25 साल का शर्मीला नौजवान लगभग 1 घंटे से सनीचर की दुकान पर बैठा हुआ भाषण जैसा दे रहा है। 4-6 लोग उसकी बात कुशल से सुन रहे हैं, कौतूहल से सुन रहे हैं। उनमें रूपन बाबू भी थे। नौजवान का भाषण बहुत ही सभ्यतापूर्ण और तर्क संगत था, पर सुनने वाले उसे जिस ढंग से समझ रहे थे उसका सारांश ऊपर दे दिया गया है। समझदार लोगों को ये मानने में कोई खास इतराज़ न था कि लड़के जी का जंजाल है। नौजवान ने इसी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया कि घर में पाव भर खीर बनाई जाए और सिर्फ पति पत्नी हो तो उन्हें आध आध पाव मिल जाएगी, पाव भर में आधी आधी मिल जाएगी। एक लड़का हो तो तीनों के बीच छटाक छटाक भर ऊपर से बैठेगी। 5 लड़के हो तो बात छटाक से तोलों में आ जाएगी। खीर का मजा खत्म। रूपन बाबू ने कहा, भाई मेरे तो कोई लड़का है ही नहीं और मैं जानता भी नहीं कि लड़का होता कैसे, पर एक बात समझा दो, लड़के 5 नहीं होने चाहिए, 2-3 बहुत हैं, पर खीर पाव भर ही क्यों बनाई जाए, शेर भर क्यों नहीं बनाते। नौजवान रूपन बाबू से बात करते हिचक रहा था। शेर भर खीर बनाने की हैसियत कितने लोगों की है, तो हैसियत बढ़ाने की बात करो, लड़कों के पीछे डंडा लेकर क्यों पड़े हो। सनीचर ने हाथ उठाकर प्रधान की हैसियत से कहना शुरू किया,
आदमी का बधिया करने में कोई हर्ज नहीं, पर मैं बताऊं क्या करना चाहिए। कुछ साल पहले हमारे शिवपालगंज में बंदर ही बंदर हो गए थे। सारी फसल चौपट हुई जा रही थी। बहुत बंदर थे तादाद में, इन लड़कों से भी ज़्यादा। गंजहा लोग सवेरे से गोफना लेकर बाहर निकल जाते और खेतों पर लेहो 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 कहते हुए बंदरों को एक घर में पहुंचा दिया करते थे, पर फसल नहीं बचती थी। तब हम लोगों ने पछाड़ से कुछ आदमी बुलाए। वे बंदरों को पकड़ने में उस्ताद थे। कुछ दिन वे सब बंदर पकड़ लिए गए और यहाँ से हटा दिए गए। तुम भी वही करो, जितने लौंडे मिले पकड़ पकड़ कर सबको बंद करो। गोली बोली मारने की जरूरत सॉरी सुनते हैं बंदरों को विलायत भेज दिया गया था। लड़कों को भी जहाज में भरकर वहीं भेज दो, वहीं जाकर रहे खानदान चलाएं। रूपन बाबू दूर खड़े थे, बोले विलायत भिजवाने में कुछ खर्च भी नहीं है। सुनते हैं कि बाहर से जहाज़ों में गेहूं लद कर आता है। वही जहाज जब लौटने लगे तो लड़कों को भर ले जाया करें, सारा काम फोकट में हो जाएगा। शर्मीले नौजवान ने थोड़ी देर तक उन सुझाव पर विचार किया, बाद में झेप कर बोला, अरे नहीं, आप लोग मजाक करते हैं। उसने खड़े होकर बड़े आदर से जनतंत्र को, जो इस समय सनीचर के रूप में प्रकट हुआ था, नमस्कार किया और कहा, कल आकर फिर दर्शन करूंगा। सनीचर ने प्रधान वाले लहजे में कहा, बुरा न मानो भाई, ये गंजहों के चोचले हैं। कल आओगे तो वैद्य जी के दरवाजे मीटिंग हो जाएगी। सबकी राय हुई तो नसबंदी चल निकलेगी। हम तो ब्रह्मचारी आदमी हैं, जोरू जाता है नहीं। कहोगे तो हम भी पाबंद हो लेंगे, मौज रहेगी। लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक नौजवान को विदा किया। नौजवान दुखी मन से लौटा। दिन के लगभग 3 बजे थे। लोगों के दरवाजे और रास्ते सुनसान थे। फसल कट रही थी। आबादी का काफ़ी बड़ा भाग खेतों और खलिहानों पर चला गया था। नौजवान लोग से मारे हुए किसी वीरान देश में घूमने वाले मसीहा की अदा से सीधी निगाह और सीधी चाल आगे बढ़ता जा रहा था। वैद्य नौजवान झलमलाती हुई टेरेलिन की बुशर्ट और अफसर की निशानी की तरह पतलून पहने हुए था। गांव का किनारा कुछ दूर रह जाने पर उसने सहसा अनुभव किया, बुशर्ट ने एक कुत्ते का दिल चुरा लिया है। वह भूखता हुआ नौजवान के टखने की ओर बढ़ रहा था। नौजवान लपक कर अपने सामने की मकान की ओर भागा और चबूतरे पर टीन के नीचे खड़ा हो गया। उसने वहीं पास रखी हुई अरहर की एक छड़ी उठा ली और अभिमन्यु जैसे टूटे हुए रथ का पहिया लेकर खड़ा हो गया। वह कुत्तों के चक्रव्यूह का सामना करने के लिए तैयार हो गया। झपटते हुए कुत्तों की भूख से न जाने कैसा जादू था कि पलक मारते ही चारों ओर कुत्ते ही कुत्ते नजर आने लगे। सभी भूख रहे थे। जो भूख नहीं पा रहे थे वे जोश के मारे दुम हिला रहे थे और कमर लपलपा रहे थे। बहुत से पिल्ले अपनी बारीक आवाज में खींच खींच करते हुए आसमान को सिर पर उठाकर जमीन पर पटके दे रहे थे। कुछ पिल्ले सामने के पेड़ के नीचे पड़े हुए तिलमिला रहे थे, क्योंकि उनके जिस्म पर बुजुर्गों के संसर्ग से एक खास किस्म की बीमारी फूट पड़ी थी और उनके फैमिली डॉक्टर ने शायद उन्हें चलने फिरने से मना कर दिया। उनके रोए झड़ गए थे, आंखें खोलने में दिक्कत हो रही थी। इन यंत्रणाओं के बावजूद अपनी जगह पर हिलडुलकर और चीखने की चेष्टा में मुंह फैलाकर वे इस क्रांति में अपना योगदान दे रहे थे। मकान का दरवाज़ा खुला, उससे गया दिन बाहर आए। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से कहा, बड़ा हल्ला मचा है। इसके बाद अपने दरवाजे पर एक शहरी आदमी को अरहर की दुबली पतली छड़ी हिलाते हुए देखकर उन्होंने कुत्ते को डपटा। पास के मकान से एक उत्साही लड़के ने निकलकर कुत्तों पर दौड़ दौड़ कर ढेले फेंकने शुरू किए। दुश्मन के पांव उखड़ गए। कुत्ते तितर बितर होने लगे। उनके भौंकने की आवाज़ें छिटपुट गूंजती रहीं। गयादीन ने शर्मीले नौजवान से पूछा, तुम कौन हो भैया? इस सवाल का प्रत्येक भारतीय के पास यही एक आसान जवाब है कि वह चट से अपनी जाति का नाम बता दे। उसने कहा, मैं अग्रवाल हूँ। दीवार के सहारे खड़ी की गई एक चारपाई के नीचे गिराते हुए गयादीन ने कहा, बैठो बैठो भैया, क्या काम करते हो? नौजवान ने चारपाई पर बैठकर मुंह का पसीना पोंछा, जो गर्मी का नहीं कुत्तों की भूख का परिणाम था। जवाब दिया, नौकरी में हूँ।
गया दीन ने लड़के के मुंह की ओर गौर से देखा। उस पर झेप के निशान थे, पर कुल मिलाकर वह सुंदर था। उन्होंने कहा, यहाँ कैसे आए भैया? जवाब में लड़के ने रुक रुक कर देश में आए जिन पैदा होने वाले लड़कों के बारे में बोलना शुरू किया। कुछ देर बाद गया दीन को आभास मिल गया कि दूसरे लोग लगातार बच्चे पैदा कर रहे हैं और इस नौजवान का व्यवसाय है वह उन्हें वैसा करने से रोके। उन्होंने नौजवान की तनख्वाह के बारे में सवाल किया, फिर इस ताज्जुब में चुप होकर बैठ गए कि बच्चों की रोकथाम पर सिर्फ भाषण देकर कोई अपना पेट पाल सकता है। सहसा उन्होंने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। गया दीन ने अब दिलचस्पी के साथ उस नौजवान को नीचे से ऊपर तक देखा। एक बार फिर उन्होंने पूछा, तुम वैश्य अग्रवाल हो? तो अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध साहित्यकार श्रीलाल शुक्ल का लिखा उपन्यास राग दरबारी का 31वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर भी करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।